नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम यादव। आज तारीख 12 मई डिग आउट पर आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर। आज की हमारी कहानी ऑपरेशन ब्लू स्टार। जैसा कि हमने बताया था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में हम तमाम सारी बातें करेंगे। तो असल में ऑपरेशन ब्लू स्टार को जानने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ क्यों था, इसके पीछे वजह क्या थी, क्या इसे रोका जा सकता था, क्या सरकार के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया। तो तमाम सारे सवाल, तमाम सारी बातें आज इस कहानी में, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। कहते हैं कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज जाते जाते अपना एक काम करके गए थे, और वो काम ये करके गए थे कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े, एक बना पाकिस्तान, दूसरा बना हिंदुस्तान। तो बहुत सारे दंगे फसाद हुए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए। तो इन दंगे फसाद काफ़ी सारे हुए, काफ़ी सारी झड़पें हुई, तो बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए, बहुत सारे लोगों की जानें भी गई, और ट्रेनों में लाशें भर भर के एक दूसरे देशों से आ जा रही थी। तो बहुत बुरा हो रहा था उस दौर में हमारे देश में। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग पलायन करके हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग पलायन करके पाकिस्तान। तो ये चीज़ें चल रही थी। इस बंटवारे ने कहते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदू और मुस्लिमों का किया था, और उसके अलावा अगर किसी और का अगर नुकसान हुआ था इस बंटवारे में तो वो था पंजाब। अच्छा, पंजाब का नुकसान क्यों हुआ था? पंजाब का नुकसान इसलिए हुआ था कि पंजाब के दो टुकड़े कर दिए गए, और बदकिस्मती से जो बड़ा टुकड़ा था वो पाकिस्तान के हिस्से में जाता है। लाहौर, पंजाब का गढ़, वो भी अब पाकिस्तान में चला गया। तो सिखों को ये लगा कि उनके साथ ज्यादती हुई है, और पंजाब कहते कि हिंदू और मुस्लिमों के साथ साथ अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान इस बंटवारे की वजह से हुआ था तो फिर वो पंजाब था। पंजाब के लोगों में विद्रोह की भावनाएं शुरू हुई, धीरे धीरे सिखों के अंदर ये सुगबुगाहट शुरू हुई। बहुत बड़े लेवल पर तो खैर नहीं, बट छोटे से लेवल पर कि सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाए, एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। तो तमाम सारी बातें, तमाम सारे सवाल, तमाम सारे मुद्दे उस वक्त चल रहे थे पंजाब में। और उसी वक्त शुरुआत में एक नाम निकल के आया, खालिस्तान। अब ये खालिस्तान क्या है, खालिस्तान का मतलब क्या है? तो असल में खालिस्तान जो खालिस है ये उर्दू का शब्द है, और स्तान जो है ये हिंदी का शब्द है। तो खालिस का मतलब होता है शुद्ध, प्योर, और स्थान का मतलब होता है स्थान। तो खालिस्तान का मतलब होता है प्योर स्थान। तो ये उस दौर में शुरुआत में शब्द निकल के आया था। तो कहते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे साथ ये था कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, ये तीनों एक ही प्रांत में आते थे, एक ही प्रांत ये हुआ करते थे। तो फिर आंदोलन चला सिखों में कि पंजाब को एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, एक अलग राज्य बनाया जाए, पंजाब को अलग किया जाए। तो कहते हैं कि उस वक्त आंध्र प्रदेश में भी मूवमेंट जारी था, और वो मूवमेंट था आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने के लिए। तो कहते हैं कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो गठित हुआ था। फिर उसी की तर्ज पर यह बात पंजाब में चली, और फिर पंजाब को 1 नवंबर 1966 को पंजाब को एक अलग राज्य बना दिया गया। उसके पीछे वजह यह थी कि तो बहुत सारे पंजाबी लोग एक जगह पर रह रहे थे, दूसरा फिर पंजाब में जितने भी लोग थे वो सारे पंजाबी भाषा बोलने वाले थे। तो माफ़ी चाहूँगा। तो उस कारण से फिर पंजाब को एक अलग राज्य बनाया गया। उसके बाद पंजाब में अलग राज्य बनने के बाद फिर से तमाम तरह के मुद्दों पर आंदोलन शुरू हो गए। चंडीगढ़ को लेकर शुरू हुआ। पंजाब का ये मानना था कि चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब की राजधानी है, बाकायदा वो हरियाणा की भी राजधानी थी। उसके अलावा पंजाब का ये कहना था कि जो नहरों का पानी है वो सिर्फ पंजाब का होना चाहिए, क्योंकि पंजाब एक कृषि प्रधान देश है, और नहरों के पानी पर सबसे ज़्यादा अधिकार, सबसे ज़्यादा हक पंजाब रखता है। तो ये तमाम तरह के बहुत सारे मुद्दे उस वक्त चल रहे थे पंजाब में। तो कहते हैं कि जो सिख जो धर्म है असल में वो ज़्यादा पुराना नहीं है। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, और सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव,
उन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहब की स्थापना की थी। और बाद में फिर महाराजा रंजीत सिंह आते हैं और फिर वो हरमिंदर साहिब के ऊपर सोने की प्रत चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर उसका नाम पड़ता है गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, जिसको आज आप और हम सब लोग गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं कि सिखों में भी दो तरह के लोग रहते थे। एक थे सिख और दूसरे थे निरंकारी। तो इनके अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था, एक माइनर सा डिफरेंस था, और वो ये था कि सिखों का ये मानना था कि गुरु ग्रंथ साहिब ही उनके आखिरी गुरु हैं, और निरंकारी जो थे उनका ही मानना था कि गुरु कोई भी बन सकता है, यानी हम में और आप में से कोई भी गुरु बन सकता है। तो ये तमाम तरह के मुद्दे उस वक्त पंजाब में चल रहे थे सिखों के बीच में। 1975 जब इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी बुरी तरह से चुनाव हार गई। उसके बाद 1977 में इमरजेंसी के बाद फिर से चुनाव हुए, और कहते हैं कि इंदिरा गांधी इस बार बहुत बुरी तरह से फिर से हारी। तो कहते हैं कि उसके बाद पंजाब में फिर अकाली की सरकार आ गई, और केंद्र में, सेंटर में कांग्रेस की सरकार। तो पंजाब में अकाली की सरकार और केंद्र में कांग्रेस की सरकार। तो अब कांग्रेस ये चाहती थी कि कैसे भी करके हो ना हो पंजाब में कांग्रेस की सरकार वापस लाई जाए, तो क्या करें। तो उसके बाद जो ज्ञानी जैल सिंह थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो संजय गांधी को एक सुझाव देते हैं कि पंजाब में एक आदमी है, एक शख्स है, जनरल सिंह भिंडरावाला, बहुत ही तेज तर्रार, आप उसको कांग्रेस की तरफ से पंजाब में खड़ा कीजिए, वो पक्का पंजाब में जीतेगा और पंजाब में कांग्रेस की सरकार वापस आएगी। तो कहते हैं उसके बाद कांग्रेस ने फिर जनरल सिंह भिंडरावाले से मुलाकात की और उसको फिर पंजाब से खड़ा किया। पंजाब से खड़े होने के बाद बाकायदा जनरल सिंह भिंडरावाला भारी बहुमत से जीतता है और पंजाब में फिर कांग्रेस की वापसी होती है। उसके बाद कांग्रेस जो है वो जनरल सिंह भिंडरावाले को काफ़ी पैसे भी देती है, और उन पैसों से फिर जनरल सिंह भिंडरावाला कहते हैं कि AK-47 एंटी टैंक लॉन्चर जैसे तमाम हथियार इकट्ठा करना शुरू करता है। तो कांग्रेस ने कहते हैं कि अपनी जगह मजबूत करने के लिए, अपना स्थान मजबूत करने के लिए पंजाब में, ख़ास तौर पर अमृतसर में, जनरल सिंह भिंडरावाले को सिर्फ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया था, और ये बात फैक्ट है। 1980 में जब कांग्रेस वापस सत्ता में आई तो पंजाब के मुख्यमंत्री बने दरबारा सिंह, और जो ये दरबारा सिंह थे यह जनरल सिंह भिंडरावाले के बिल्कुल खिलाफ थे, यानी जनरल सिंह भिंडरावाला इनको फूटी आंख नहीं सोता था, और ये जनरल सिंह भिंडरावाले पर कार्रवाई भी करना चाहते थे, लेकिन केंद्र से उनको हरी झंडी नहीं मिल रही थी, तो मजबूर। तो कहते हैं कि इसी दौरान एक दिन अमृतसर के अंदर जो निरंकारी थे उनकी सभा चल रही थी, और उस सभा में फिर जनरल सिंह भिंडरावाले के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, और वहाँ पर फिर झड़प होती है। तो कहते हैं झड़प में जनरल सिंह भिंडरावाले के 13 लोग मारे गए। तो 13 लोग मारे गए तो फिर भिंडरावाले के तेवर बदल गए, भिंडरावाले को फिर गुस्सा आया, भिंडरावाला फिर आग बबूला हो गया। उसके बाद कहते हैं कि निरंकारियों के जो तीसरे गुरु थे, गुरुबचन सिंह, उसको फिर जनरल सिंह भिंडरावाले ने गोली मार दी। तो जब गोली मार दी तो पंजाब में फिर मांगे उठने लगी कि जनरल सिंह भिंडरावाले को गिरफ्तार किया जाए, जनरल सिंह भिंडरावाले को पकड़ा जाए। अब केंद्र सरकार चाहती नहीं है भिंडरावाले को पकड़ना, अब करें क्या। लेकिन फिर दबाव बढ़ता है, और इन दबाव और तमाम बातचीत के कारण फिर जनरल सिंह भिंडरावाले को आखिरकार गिरफ्तार किया जाता है, और बाकायदा फिर उसको बरी भी कर दिया जाता है, ये कह के कि भिंडरावाले के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला, कोई भी सबूत नहीं मिला, तो फिर भिंडरावाले को बरी किया जा रहा है। लोगों में नाराजगी। उसके बाद कह रहे हैं कि भिंडरावाला जैसे बरी हुआ तो उसको पता चला कि कांग्रेस ने उसको गिरफ्तार किया, तो भिंडरावाला फिर कांग्रेस से नाराज़ हो जाता है, और नाराज़ होने के बाद फिर वो कांग्रेस को छोड़ता है और फिर वो अकाली दल से मिल जाता है। अब भिंडरावाला अकाली दल से मिल गया, और फिर अकाली दल के साथ मिलकर वो आनंदपुर साहिब का जो प्रस्ताव था उसको लागू करवाने के लिए सरकार पर दबाव डालता है। और उसके बाद बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए, और कहते हैं कि अलग अलग टाइम में आनंदपुर साहिब के लिए जो विरोध प्रदर्शन हुए थे उसमें तकरीबन 150 से 200 लोग मारे भी गए थे। हालत बिगड़ते जा रहे थे, लगातार ख़राब हो रहे थे।
इसी बीच 1982 आता है। 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स, 30 साल के बाद हिंदुस्तान में एशियन गेम्स होने जा रहे थे। इंदिरा गांधी इस बात को लेकर काफ़ी एक्साइटेड भी थी, देश की इज्जत का सवाल था। तो इंदिरा गांधी ये जिम्मेदारी राजीव गांधी को सौंपती हैं और राजीव गांधी को ये कहती हैं कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम ये एशियन गेम्स को सफलतापूर्वक दिल्ली में करवाओ, कोई अड़चन ना आ पाए। तो राजीव गांधी बाकायदा तमाम तैयारियां इसकी करते हैं। तो कहते हैं जब अकाली दल को और जनरल सिंह भिंडरावाले को ये बात पता चलती है कि दिल्ली में एशियन गेम्स हैं, तो फिर वो केंद्र सरकार को धमकी देते हैं और केंद्र सरकार को ये कहते हैं कि अगर आनंदपुर साहिब का उनका प्रस्ताव अगर नहीं माना जाता है तो फिर ये सिख जो लोग हैं, जो अकाली दल के लोग हैं, जो भिंडरावाला है, ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और जहाँ पर एशियन गेम्स हो रहे हैं फिर वहाँ पर जाकर ये विरोध प्रदर्शन करेंगे ताकि फिर ये मुद्दा इंटरनेशनल लेवल का बन जाए। अब इंदिरा गांधी के लिए एक और नई टेंशन, एक और नई चिंता। अब इंदिरा गांधी क्या करें? तो फिर कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी फिर हरियाणा सरकार को सख्त आदेश देती है कि दिल्ली से जो हरियाणा का जो बॉर्डर लगता है उसको पूरी तरह से सील कर दिया जाए और पंजाब से कोई भी लोग, पंजाब से कोई भी सिख दिल्ली में ना घुस पाए। यानी वो तमाम तरह के सारे बॉर्डर कैंसिल कर दिए जाते हैं, सील कर दिए जाते हैं दिल्ली के चारों तरफ, जहाँ से पंजाबी लोग दिल्ली में आ सकें। तो कहते हैं कि हरियाणा में जब ये बॉर्डर कैंसिल किया गया, बॉर्डर सील किया गया, तो पंजाब से जो लोग दिल्ली की तरफ आते थे उनके साथ फिर हरियाणा में काफ़ी बुरा बर्ताव भी हुआ। काफ़ी सारे ऐसे काफ़ी जुल्म हुआ सिखों के साथ उस दौरान हरियाणा में। यहाँ तक कि उस वक्त के जो आर्मी के जो अफसर थे जिन्होंने 1962 पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई लड़ी थी, जो अफसर थे आर्मी के, उनके साथ भी बदतमीज़ी होती है। बाकायदा वो बताते भी हैं कि हम आर्मी से हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा में उनके साथ बदतमीज़ी होती है। तो इन तमाम तरह की ये जब खबरें, ये हादसे होते थे तो फिर ये खबर सीधा भिंडरावाले के पास पहुँचती थी। हरियाणा में अगर कोई फैमिली होती थी तो उसकी तलाशी ली जाती थी पूरी फैमिली की, थोड़े बड़े अजीब ढंग से। तो ये काफ़ी सारे कहते हैं कि सिखों के साथ हरियाणा में फिर बुरा सलूक हुआ। यहाँ तक कि कुछ सेना और वायुसेना के अधिकारियों को भी नहीं बख्शा गया, उनके साथ भी हरियाणा में बदतमीजियाँ हुई। तो कहते हैं कि उस वक्त अकाली दल इस गुस्से का वो इस्तेमाल नहीं कर पाई, वो फ़ायदा नहीं उठा पाई जो जनरल सिंह भिंडरावाले ने उठाया। तो भिंडरावाले ने फिर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और उसके साथ नौजवान जो सिख थे या वो लोग जिनके साथ हरियाणा में बुरा बर्ताव हुआ था, वो लोग फिर धीरे धीरे करके जनरल सिंह भिंडरावाले के साथ जुड़ते गए और देखते ही देखते भिंडरावाला फिर पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया। तो उस वक्त एक नाम आ रहा था अवतार सिंह, अवतार सिंह अटवाल। अब ये कौन है भाई? तो अवतार सिंह अटवाल कहते कि उस वक्त पंजाब पुलिस के डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और ये जितने भी उस दौरान पंजाब में मोर्चे होते थे, पंजाब में उस दौरान जो प्रदर्शन होते थे, उनके खिलाफ काफ़ी सख्ती से कार्रवाई करते थे अवतार सिंह अटवाल। और ये बड़े ही सख्त थे उन चीज़ों के खिलाफ। और उस दौरान कहते हैं कि तभी जो भिंडरावाला था, इसने अपना डेरा उठा के, जनरल सिंह भिंडरावाले ने उस दौरान अपना डेरा उठाया, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में गया। और गोल्डन टेम्पल के अंदर कहते हैं अकाल तख्त है, और अकाल तख्त वो जगह है जहाँ से सिखों के जितने भी सबसे बड़े फैसले होते हैं वो अकाल तख्त से लिए जाते हैं और वो वहीं से ऐलान भी होते हैं। तो फिर जनरल सिंह भिंडरावाला अकाल तख्त पर जाकर बैठ जाता है और कहते हैं कि अकाल तख्त की जो गद्दी थी वो दिल्ली में जो मुगल दरबार की जो गद्दी पहले हुआ करती थी उससे 1 फीट ऊपर थी। और इसके पीछे तर्क ये था कि जो गद्दियाँ होती हैं वो बादशाहों के लिए होती हैं और जो अकाल तख्त होता है ये भगवान के लिए होता है। तो इसका दर्जा और पद दोनों फिर गद्दी से ऊंचे होने चाहिए। ये इसके पीछे वजह थी, ये इसके पीछे तर्क था। तो भिंडरावाले ने अब अकाल तख्त में अपनी जगह बना ली। इसी बीच में हिंदू और सिखों के बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी हुई हरियाणा की वजह से, क्योंकि हरियाणा में हिंदू थे और फिर हिंदू उनके साथ कहते काफ़ी जुल्म भी हुआ था सिखों के साथ। तो फिर सिखों में और हिंदुओं में फिर जगह जगह पर तमाम तरह की
विवाद भी हुए, तमाम तरह की लड़ाइयाँ भी हुई। तो कहते हैं कि उस वक्त जलंधर से और अमृतसर से जो बसें चलती थी रात को, उनमें हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जाने लगा। यानी हिंदू परिवारों को बसों से उतार दिया जाता था और बाकायदा उनको गोली भी मार दी जाती थी। तो एक बार ऐसा भी हुआ था, 13 लोगों को बस से उतारा गया था। एक बार 6 हिंदू परिवारों को बस से उतारा गया था और उनको गोली मार दी थी सिखों ने। तो ये भी तमाम तरह के इल्ज़ाम जनरल सिंह भिंडरावाले पर लग रहे थे। तब इंदिरा गांधी इन सब चीज़ों से परेशान होती है और परेशान होकर फिर इंदिरा गांधी एक फैसला लेती है और वो लेती है कि पंजाब में वो अपनी ही कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करती है और बाकायदा जो मुख्यमंत्री थे दरबारा सिंह, उनको भी बर्खास्त करती है। और फिर पंजाब में इंदिरा गांधी राष्ट्रपति शासन लागू कर देती हैं। इसी बीच फिर एक हादसा और हुआ जिससे पंजाब में भिंडरावाले का खौफ बढ़ गया। और वो हादसा ये था कि जो अटवाल थे, पंजाब पुलिस के जो डीजीपी थे, अवतार सिंह अटवाल, ये एक दिन गोल्डन टेम्पल जाते हैं मत्था टेकने के लिए और बाकायदा मत्था टेकते हैं। और जब वापस ये सीढ़ियों से नीचे उतर के वापस आ रहे होते हैं, इनके हाथ में प्रसाद की थैली भी होती है, तो इनके ऊपर अचानक फायरिंग होती है, गोलियां चलती हैं। और जब गोलियां चलती हैं तो फिर अवतार सिंह अटवाल जो डीजीपी थे वहीं सीढ़ियों पर गिर जाते हैं। और ये जो गोलियां जो चलाई थी अकाल तख्त पर जो बैठे थे भिंडरावाले, उसके कार्यकर्ताओं ने चलाई थी। और कहते हैं कि जो कार्यकर्ता थे वो जाते जाते एक मैसेज देकर गए थे, एक बात बोलकर गए थे कि जो भी इस डीजीपी अवतार सिंह अटवाल की लाश को यहाँ से उठा के लेके जाएगा, उसको भी जान से मार दिया जाएगा। तो कहते हैं कि अगले 12 से 13 घंटे तक वो लाश इसी तरह से उन सीढ़ियों पर पड़ी रही। किसी के अंदर हिम्मत नहीं, पंजाब पुलिस के अंदर हिम्मत नहीं कि वो जाके अपने अफसर की लाश उठा ले। उसके बाद कहते हैं कि पंजाब पुलिस फिर बाकायदा दरबारा सिंह के पास पहुंचती है, मुख्यमंत्री के पास, और उनको अपना सारा अपनी बात बताती कि कैसे कैसे हमारे एक डीजीपी जो है वो गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों पर पड़े हुए हैं और भिंडरावाला उसको उठाने की अनुमति नहीं दे रहा। तो कहते हैं कि बाकायदा फिर मुख्यमंत्री जो दरबारा सिंह थे, ये अकाल तख्त पर बैठे भिंडरावाले से बात करते और उनको बताते हैं कि आप इनकी लाश वापस लौटा दीजिए। फिर उसके बाद फिर जाके भिंडरावाला अनुमति देता है कि आप ले जा सकते हो। उसके बाद भी कहते हैं पंजाब पुलिस की एक टीम वहाँ पर पहुँचती है, बहुत ही ज़्यादा डरते डरते, और फिर वो अपने अफसर की लाश को वहाँ से उठा के लेके आती है। तो जब ये हादसा हुआ तब पंजाब में भिंडरावाले का खौफ पता चला और ये भी पता चला साथ में कि पंजाब में आखिर में सत्ता और आखिर में कानून किसका चल रहा है। तो जब ये बात केंद्र सरकार को पता चली, इंदिरा गांधी को पता चली, तो अब इंदिरा गांधी को भी लगा कि ये तो बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसके बाद अब इंदिरा गांधी फिर कार्रवाई करती है और इंदिरा गांधी फिर क्या करती है कि अब राष्ट्रपति शासन तो पंजाब में लग चुका, अब 1984 आ गया था और 85 में चुनाव होने थे। तो इंदिरा गांधी बाकायदा ये कहती है कि 85 में जो चुनाव होंगे उससे पहले मुझे पंजाब का ये मसला हल करना पड़ेगा, पंजाब का ये मसला हल करना पड़ेगा। और कहते हैं कि जो ज्ञानी जैल सिंह थे वो भी एक सिख थे। बाद में फिर इंदिरा गांधी उनको राष्ट्रपति बनाती है ताकि एक मैसेज जाए पंजाब में सिखों के पास कि सरकार सिखों को भी तवज्जो दे रही है, देखिए आपका एक सिख राष्ट्रपति भी है। उसके बाद भी शांति नहीं होती पंजाब में, जनरल सिंह भिंडरावाला मानता नहीं है। तो उसके बाद हमारे जो विदेश मंत्री थे पी नरसिम्हा राव, उसको बाकायदा इंदिरा गांधी पंजाब में भेजती है भिंडरावाले से सुलह करने के लिए। भिंडरावाला फिर भी नहीं मानता है। तमाम तरह की कोशिश केंद्र सरकार करती है पर भिंडरावाला नहीं मानता है। तो अब सेंटर को भी लगने लगा कि यार ये बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब इसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि इसी बीच भिंडरावाले ने क्या किया कि जो दूध के जो बर्तन थे, अनाज की जो बोरियां आती थी, उनमें भर भर के गोलियां, हथियार, बारूद, गोले बारूद, ये भर भर के वो फिर अकाल तख्त तक पहुंचाने लगा। और कहते हैं कि यही हमारी इंटेलिजेंस की आज तक की सबसे बड़ी फेलियर भी थी कि इतनी भारी मात्रा में और इतने दिनों से भिंडरावाला दूध के बर्तनों में, अनाज की बोरियों में भर भर के हथियार अकाल तख्त पर लेकर जा रहा है और इंटेलिजेंस को इस बात की खबर भी नहीं है। तो ये भी इंटेलिजेंस की एक फेलियर थी। तो फिर इंदिरा गांधी को लगा कि यार अब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो गया, तमाम तरह की कोशिश कर चुके हैं, ये मानने वाला है नहीं। तो फिर इंदिरा गांधी फिर एक फैसला लेती कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 30 मई 1984 1984 की रात को अमृतसर के आसपास पहली बार फौज को देखा जाता है, इंडियन आर्मी को, भारतीय सेना को। वहाँ पर पहले से कहते हैं कि अमृतसर में पहले से सीआरपीएफ और बीएसएफ तैनात थी। उसके बाद फिर 1984 30 मई की रात को अमृतसर के आसपास
सेना को देखा जाता है। इसके बाद 1 जून की रात को करीब 9 बजे प्रशासन की तरफ से अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है कि अब कोई भी लोग अमृतसर में बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घरों से बाहर नहीं आएंगे। उसके बाद अगले 24 घंटे में यानी 2 जून की रात 9 बजे तक करीब 70,000 अपने सैनिक अमृतसर और पंजाब में फैल जाते हैं। 70,000 भारतीय सेना के सैनिक 2 जून की रात 9 बजे तक अमृतसर और पंजाब में फैल जाते हैं। 2 जून की रात को इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दूरदर्शन पर आती हैं और देश को एक संदेश देती हैं और उनका यही कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब पंजाब में जो आतंकवाद, पंजाब में जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और उन्होंने पंजाब में तमाम तरह के जो लीडर थे उनसे अपील भी की थी कि अब आने वाले कुछ दिनों तक पंजाब में आप लोग विरोध प्रदर्शन ना करें। उसके बाद भी फिर इंदिरा गांधी एक बार फिर भिंडरावाले से बातचीत करने की कोशिश करती है, मनाने की कोशिश करती है कि क्या पता वैसे मान जाए, लेकिन भिंडरावाला नहीं मानता है। तो फिर 3 जून को पंजाब में अमृतसर में शहर के सारे फ़ोन कॉल्स काट दिए गए। उस टाइम मोबाइल फ़ोन था नहीं, सारे लैंडलाइन फ़ोन थे, सभी की कनेक्शन काट दिए जाते हैं। सभी ट्रेनें, बसें जो पंजाब में उस वक्त चल रही थी एक राज्य से दूसरे राज्य में, उन पर रोक लगा दी जाती है और पाकिस्तान से लगे बॉर्डर को सील कर दिया जाता है बाकायदा। पूरी तरह से वहां पर जवान मुस्तैद होते हैं बीएसएफ के और पूरी फौज अब गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लेती है। भिंडरावाले के साथ कहते हैं उस वक्त अकाल तख्त में उसके बहुत ही ज्यादा खास 2 लोग उसके साथ मौजूद थे। उनमें से एक अमरीक सिंह और दूसरा जनरल शाहबेग सिंह। अब ये जनरल शाहबेग सिंह जो था ये कौन था? असल में जनरल शाहबेग सिंह इंडियन आर्मी से रिटायर्ड था। भारतीय सेना में इसने काफ़ी दिन भारतीय सेना के साथ काम किया था, तो इसको पूरी नॉलेज भी थी हथियारों की। और कहते हैं कि अकाल तख्त पर जो हथियार जो सप्लाई हुए थे वो भी जनरल शाहबेग सिंह की देखरेख में हुए थे, क्योंकि इसको काफ़ी नॉलेज भी थी इन चीज़ों की, बशर्ते आर्मी से भी जुड़े हुए थे। अब 3 जून को सेना ने गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे थे क्योंकि केंद्र से अभी हरी झंडी मिली नहीं थी, आदेश नहीं था केंद्र सरकार से। 3 जून को आर्मी पहली बार ऐलान करती है कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जो भी लोग अकाल तख्त पर छुपे बैठे हैं वो बाहर आ जाएं और सरेंडर कर दें, लेकिन लोग बाहर नहीं निकलते हैं। अच्छा, इस सारे ऑपरेशन की जो अगुवाई जो कर रहे थे वो भारतीय सेना के मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार थे। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार की अगुवाई में सारे ऑपरेशन को अंजाम देना था। सेना की 9वीं बटालियन 9वीं डिवीज़न के जो लोग थे वो गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ मुस्तैद थे। गोल्डन टेम्पल को उन्होंने चारों तरफ से घेर रखा था। 4 जून को आर्मी फिर दूसरा ऐलान करती है कि अकाल तख्त के अंदर जितने भी लोग हैं वो बाहर आ जाएं और सरेंडर कर दें। तो फिर किस्तों में कुछ लोग बाहर आते हैं, छुटपुट 10 करके, एक बार 20, कभी 5, कभी 7 किस्तों में लोग बाहर आते हैं। उसके बाद सेना फिर इंतजार करती है। अब आती है 5 जून। 5 जून को सेना फिर से क्या ऐलान करती है कि अकाल तख्त पर जो लोग मौजूद हैं वो बाहर आ जाएं और सरेंडर कर दें। कहते हैं कि तब तकरीबन 150 लोग बाहर आए थे और जो लोग बाहर आए थे उनका यह भी कहना था कि अंदर जो जनरल सिंह भिंडरावाले के कार्यकर्ता हैं वो उनको बाहर आने दे नहीं रहे, पकड़ के बैठे हैं। अब 5 जून 1984 ठीक शाम 7 बजे ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कोड नेम दिया गया था उसको अमल में लाने का वक्त आ गया था। अब अमल में लाती है। अब आर्मी फिर फायरिंग करती है गोल्डन टेम्पल पर। तो कहते हैं कि आर्मी इधर से 1 फायर करती और उधर से जवाबी कार्रवाई में 10 फायर सामने से आते हैं। तो ये भी मतलब एक विषय था कि जनरल सिंह भिंडरावाले ने धीरे धीरे इतने हथियार अंदर जमा कर लिए थे कि हमारी इंटेलिजेंस को भी इस बात की खबर नहीं थी कि अंदर आखिर में हथियार कितने होंगे। इधर से आर्मी 1 फायर करे, उधर से भिंडरावाला फिर 10 फायर करे जवाबी कार्रवाई में। हथियार उसकी गोलियां उसकी ख़त्म नहीं हो रही। अब क्या करें? भिंडरावाले को कहते हैं, उसको ये था कि भिंडरावाले को ये लगता था कि
जो आर्मी है ये हरमिंदर साहब पर फायर नहीं करेगी, क्योंकि सिखों का पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल है। तो इस बात का भी भिंडरावाले को प्लस पॉइंट था, फ़ायदा था। बाकायदा कहते हैं कि कुछ पत्रकार भी उस दौरान भिंडरावाले के साथ अकाल तख्त में मौजूद थे और उसका इंटरव्यू ले रहे थे। और उस दौरान भिंडरावाला बाकायदा एक पत्रकार को इंटरव्यू में ये भी कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा, और जो होगा वो देखा जाएगा। तो बाकायदा बाद में ये बात उस अखबार में छपी भी थी। कहते हैं कि इन सब के दौरान पहली बार भारतीय सेना के 15 से 20 जवान मारे गए, और ये बहुत ही दुखद खबर थी। 15 से 20 जवान मारे गए। फिर आती है 6 जून। 6 जून की सुबह 5:20 पर आर्मी पहली बार टैंक बुलवाने की गुजारिश करती है। फैसला मुश्किल था लेकिन ज़रूरी भी था। बाकायदा टैंक को बुलाया जाता है और अकाल तख्त की जो सीढ़ियां होती हैं उनको तोड़ा जाता है, क्योंकि टैंक फिर तभी अंदर चढ़ेगा जब सीढ़ियों को तोड़ा जाएगा। अब 7 जून की सुबह, अच्छा 6 जून को जब टैंक बुलाया गया उसके बाद कहते हैं कि बहुत सारी बटालियन थी, वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी टुकड़ियां सेना की, लेकिन वो अंदर घुस नहीं पाती हैं। तो फिर एक टुकड़ी अंदर घुसने में कामयाब होती है और फिर वो अंदर घुस के फिर वो अकाल तख्त पर जो बम वम फेंकती है, गोलियां चलाती है। तो कहते हैं कि फिर उस दौरान बहुत सारे जो अकाल तख्त पर लोग थे मारे गए, और जब वो टुकड़ी अंदर जाके देखती है तो फिर पता चलता है कि उन लाशों में से एक लाश जनरल सिंह भिंडरावाले की भी है। तो फिर 7 जून की सुबह आर्मी ऐलान करती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार सक्सेसफुल। अच्छा, ये जब तमाम तरह की बातें हुई, जब अमृतसर में आर्मी आई, तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह को भी इस बारे में कोई खबर नहीं दी थी कि वो अमृतसर में ऐसा कुछ करने का प्लान कर रही है। उनसे बात छुपाई गई थी। बाद में ज्ञानी जैल सिंह को जब ये बात पता चलती है तो बाकायदा, रुकावट के लिए माफ़ी चाहूँगा, वीडियो में थोड़ा एरर हो गया था। बाद में जब ये बात ज्ञानी जैल सिंह को पता चलती है तो फिर ज्ञानी जैल सिंह थोड़ा नाराज़ भी होते हैं प्राइम मिनिस्टर से, इंदिरा गांधी से, लेकिन फिर बाद में मान भी जाते हैं। उसके बाद 8 जून को इंदिरा गांधी ज्ञानी जैल सिंह को हरमिंदर साहब अमृतसर भेजती हैं। और होता यह है कि जब ज्ञानी जैल सिंह गोल्डन टेम्पल में जा रहे होते हैं तो गोल्डन टेम्पल के अंदर उस दौरान भी कुछ लोग छुपे हुए थे और वो धीरे धीरे छुटपुट फायरिंग कर रहे थे। तो एक गोली ज्ञानी जैल सिंह की तरफ मारी जाती है, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह अच्छी किस्मत की वजह से बच जाते हैं और वो गोली उनके साथ में चल रहे एक अफसर को लगती है और वो अफसर भी बाद में बच जाते हैं। उसके बाद फिर से तहकीकात छानबीन की जाती है उस जगह की और बचे कुछ लोगों को फिर वहाँ से निकाला जाता है। उसके बाद कहते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन में 83 आर्मी के जवान और अफसर शहीद हुए हैं, 4 अफसर और 79 यानी कि 79 जवान। 248 के करीब सीरियसली इंजर्ड होते हैं सेना के जवान, 492 आतंकवादी, 492 आतंकवादी और कुछ आम लोग बेकसूर जो उस टाइम गोल्डन टेम्पल में थे वो मारे जाते हैं। गैर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि करीब 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो पहली बार इस ऑपरेशन के दौरान 3 दिन तक गोल्डन टेम्पल में पूजा अर्चना नहीं होती और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि गोल्डन टेम्पल में लगातार 3 दिन तक पूजा अर्चना नहीं होती है। उसके बाद देश में जगह जगह पर सेना के जवान, जहाँ बटालियंस में जो सिख जो जवान थे वो सेना के खिलाफ सेना के जवान बागी हो जाते हैं, कुछ अफसरों को गोली मार देते हैं। तो फिर धीरे धीरे इस मसले को भी हल किया जाता है, धीरे धीरे इस मसले को भी दबाया जाता है। तो इस प्रकार से ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी कहानी, पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट किया गया और यही वजह थी कि इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण, इसी हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल की वजह से जिसके ऊपर ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था, जो सिख जो लोग थे उनमें सरकार के खिलाफ उनके मन में खटास थी और इसी की वजह से फिर इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे, जो सिख थे, जो बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, फिर वो इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेते हैं और फिर इंदिरा गांधी मारी जाती है। तो इसी की वजह थी वो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।